थॉर के कैरेक्टर को परफेक्टली ऑडियंस के सामने लाना क्या इतना मुश्किल है क्या? टाइका वाइटिटी ने ही थॉर को रीडिफाइन किया था इन्फिनिटी वॉर से पहले, और इन्फिनिटी वॉर में रूसो ब्रदर्स ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं कि थॉर को कैसे दिखाना है किसी स्टोरी में। तो पहली दो थॉर मूवीज और लव एंड थंडर में ये इतना मुश्किल कैसे हो रहा था इतने अच्छे डायरेक्टर से भी? और क्या रोक रहा है सबको थॉर की सबसे ऑसम स्टोरी लाइन को सामने लाने से? अब मार्वल को क्या रोक रहा है भाई हमें नहीं पता, पर हमें कोई नहीं रोक रहा है एक परफेक्ट आइडिया को सामने रखने से कि कैसे मार्वल हमें एक मूवी नहीं बल्कि एक आइकॉनिक ट्रिलॉजी दे सकता है थॉर की। कैप्टन अमेरिका को एक एवेंजर्स लेवल ट्रिलॉजी मिल चुकी है, स्पाइडरमैन को एक मल्टीवर्सल लेवल ट्रिलॉजी मिल चुकी है, और अब बारी है थॉर की। ट्रिलॉजी शुरू करने से पहले मैं आपको पोस्ट रीसेट सिनेरियो समझा देता हूँ। तो हम सब ये जानते हैं कि केविन फाइगी पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को रीबूट नहीं बल्कि रीसेट करने जा रहे हैं सीक्रेट वॉर्स के बाद। तो अब जब पूरे एमसीयू का सफर शुरू से शुरू होने वाला है तो पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाया जा सकता है, जैसे कि जेन फॉस्टर, ओडिन, मैलेकिथ और लॉफी वगैरह। और सीक्रेट वॉर्स के बाद जब बैटल वर्ल्ड खत्म होकर एक नया मल्टीवर्स बनेगा तब वो सारे रियल्म्स को वापस से एस्टैब्लिश कर पाएंगे। पर हम सब जानते हैं कि सारे रियल्म्स की हिस्ट्री बड़ी केओटिक रही थी पुराने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी। तो फिर उन रियल्म्स पर कंट्रोल पाने और पावर गेन करने की रेस में और भी कई सारे बीइंग्स भागना शुरू करेंगे, और ये कहानी यहीं से शुरू होगी। पर हमारी स्टोरी का प्रीलूड ये है कि सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स में डूम से लड़ते हुए थॉर म्योनिर को वापस से खो देगा, और अब वो म्योनिर का एक बचा हुआ टुकड़ा हमेशा अपने साथ रखेगा। पर डूम से हुई लड़ाई में थॉर को सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं मिलेगा बल्कि वो लड़ाई थॉर को अनवर्दी बना देगी। अब बात करते हैं पहली मूवी की, थॉर रियल्म्स एट वॉर। तो इस मूवी की कहानी शुरू होगी स्वार्थलफाइम से, जहां हमें दिखेगा मैलेकिथ एक थ्रोन पर बैठा हुआ और उसके दरबार में मौजूद होंगे लोकी, फिर फ्रॉस्ट जाइंट्स के किंग लॉफी, क्वीन ऑफ स्काई एंजेला, मस्फेलहाइम के फायर डीमंस, और मैलेकिथ उन्हें बता रहा होगा कि उनका ग्रैंड प्लान अपने फुल फ्यूरी पर चल रहा है और जल्द ही वो अपने अगले स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जो कि पूरी 9 रियासतों पर तख्ता पलट करके रख देगा। और इस कोर्ट रूम सीन से हमें वो ग्लिम्स मिलेगा कि किस तरह 4 रियल्म्स के जनरल्स और उनकी आर्मी इतिहास में पहली बार इकट्ठा हुई है, और एसगार्ड के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब यहाँ मल्टीवर्स के दोबारा बनने के बाद एसगार्ड वापस से अपनी ग्लोरी पर पहुंच चुका है, पर सब कुछ पहले जैसा नहीं है क्योंकि मल्टीवर्स के वापस से बनने की वजह से ओडिन अब पहले जितने ताकतवर नहीं है, थॉर भी अनवर्दी है, और वोल्स्टैग फिलहाल वॉर थॉर है जो कि एक ऐसे यूनिवर्स के थॉर का एक्स इस्तेमाल करता है जिसमें बस अनकंट्रोल्ड रेज और एग्रेशन भरा हुआ था। और तभी हाइमडाल थॉर और ओडिन को खबर देगा कि एल्फाइम पर एक वॉर छिड़ गई है। अब प्रोटेक्टर ऑफ द 9 रियल्म्स होने के नाते ओडिन थॉर, वॉर थॉर और उसके वॉरियर्स को एल्फाइम भेजेंगे उस वॉर को रुकवाने के लिए। थॉर जब वहां पहुंचेगा तो वो देखेगा कि ये एक्चुअली डार्क एल्व्स हैं जिन्होंने यहाँ तबाही मचाई हुई है और उन्हें लोकी लीड कर रहा है। पर जैसे ही थॉर और उसके वॉरियर्स उन डार्क एल्व्स की तरफ चार्ज करेंगे तो थोड़ी देर लड़ने के बाद वो सारे डार्क एल्व्स वहां से रिट्रीट करने लग जाएंगे। पर इस लड़ाई में तब तक वॉर थॉर रैम्पेज पर जा चुका होगा। वो डार्क एल्व्स की पूरी बटालियन को अकेले खत्म करने के बाद भी नहीं रुक रहा होगा, और इस वजह से अपने थॉर ओडिनसन को वॉर थॉर से लड़ना पड़ेगा। अब बिना म्योनिर और बिना किसी मदद के अपना थॉर ओडिनसन अपने ब्रूट स्ट्रेंथ और फोर्स से मल्टीवर्स के सबसे फॉर्मिडेबल थॉर को ना ही सिर्फ टेक डाउन करेगा बल्कि उसे लड़ते लड़ते शांत कर देगा। पर डार्क एल्व्स का अचानक रिट्रीट करना भी थॉर को अजीब लगेगा और अपने कंफ्यूजन के साथ वो लोग वापस एसगार्ड आ जाएंगे। और जब थॉर ये बात ओडिन को बताएगा तो ओडिन ये समझ जाएंगे कि एल्फाइम पर यह हमला बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि डार्क एल्व्स एसगार्ड की पावर को स्केल कर सके। और तभी हाइमडाल वापस से बताएगा कि अचानक से एक ही साथ सारी रियासतों पर इन्वेजन शुरू हो चुका है। वेनेहाइम की घेराबंदी कर दी गई है, नाइफलहाइम बर्बाद हो चुका है, एल्फाइम के सारे शहर एक के बाद एक ढेर हो रहे हैं, और इन सब का कारण है मैलेकिथ जो कि एक ही बार में ऑल आउट इन्वेजन शुरू कर चुका है। ओडिन सबसे पहले फ्रिगा और बाकी एसगार्डियंस को अर्थ पर भेज देंगे, पर इससे पहले थॉर कोई भी प्लान डिवाइस कर पाता मैलेकिथ का अटैक एसगार्ड तक पहुंच चुका है, जहां लॉफी और कर्ज मिलकर एसगार्डियन आर्मी को टेक डाउन कर देते हैं और बाइफ्रॉस्ट को भी तबाह कर देते हैं। पर उनकी तरफ चार्ज करता है वॉर थॉर, और फिर उन सभी की कंबाइंड फाइट होगी थॉर, ओडिन और वॉर थॉर से। अब थॉर जो सीक्रेट वॉर्स के बाद से ही खुद अपने पावर्स को धीरे धीरे रीगेन कर रहा है, और ओडिन भी ओडिन स्लीप की कमी की वजह से वीकेंड फॉर्म में है, तो ये दोनों इस ऑल आउट एसगार्डियन इन्वेजन को विथस्टैंड नहीं कर पाते। और इस इंटेंस एसगार्डियन बैटल में
थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर भी गवा देता है और ओडिन भी हार जाते हैं और अब उनके सामने खड़े होकर मैलेकिथ ब्लैक बाइफ्रॉस्ट खोलने का ऑर्डर देता है और थॉर की नजरें आसमान की तरफ जाती हैं और वो इस बार देखता है कि ये ब्लैक बाइफ्रॉस्ट जिससे मैलेकिथ एसगार्ड पर आया था वो इस बार ना ही एल्फहाइम पर खुला है ना ही वैनहाइम पर, बल्कि ब्लैक बाइफ्रॉस्ट की दूसरी तरफ है मिडगार्ड यानी कि अर्थ। और तभी अर्थ पर मैनहट्टन का आसमान अचानक से फट पड़ता है और पोर्टल से मैलेकिथ की पूरी फौज अर्थ पर आ जाती है और लास्ट का डायलॉग मैलेकिथ का होगा कि मिडगार्ड अब मेरा हुआ। अब यहाँ आता है मूवी का सेकंड पार्ट, मिडगार्ड्स लास्ट स्टैंड। मिडगार्ड इन्वेजन के बाद से अब महीने बीत चुके हैं। लॉफी ने यूएसए को नया योटनहाइम बना दिया है, मस्फेल्हाइम के फायर डीमंस एशिया को हड़प चुके हैं, यूरोप को मैलेकिथ ने नया स्वार्थलफाइम बना दिया है और दुनिया के सारे देश इनसे हार चुके हैं। पर ह्यूमैनिटी अब छोटे छोटे रेजिस्टेंस ग्रुप्स बनाकर इनसे लड़ रही है और महीनों बाद जैसे तैसे रियम्स के बीच डायमेंशनल रूट्स ढूंढकर थॉर मिडगार्ड पर पहुंचता है और विटनेस करता है यहाँ के मंजर को कि अर्थ अब कोई बैटलफील्ड नहीं बल्कि रूइंस बनकर रह गया है। थॉर तुरंत अपने साथी हीरोज की तलाश में निकलता है और उसकी मुलाकात जेन फॉस्टर से होती है जो अब लीडर है स्मॉल रेजिस्टेंस आर्मी की। वो थॉर को सारी कहानी बताती है और बाकी हीरोज से मिलवाती है जैसे कि स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, पनिशर और उसके बाद थॉर अपनी माँ फ्रीगा से भी मिलता है जो अब छुपकर डार्क एल्फ से लड़ते हैं। और अब थॉर डिसाइड करता है कि वो इन सुपर हीरोज की टीम को लीड करेगा और डार्क एल्फ के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को टेक डाउन करता हुआ लंदन की तरफ बढ़ेगा जहां मैलेकिथ है। थॉर बाकी हीरोज को भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर एक ही बार में वॉर शुरू करने को कहता है और खुद वैल्करी, जेन और फ्रीगा के साथ लंदन पर अटैक करता है। फ्रीगा का अल्टीमेट प्लान है कि उन्हें कैसे भी करके मैलेकिथ को ब्लैक बाइफ्रॉस्ट से दूर करना है, पर लंदन की फाइट तुरंत ही इंटेंस हो जाती है जब मैलेकिथ अपने वाइल्ड हंट्स के साथ थॉर और उसकी टीम पर अटैक कर देता है और लॉफी भी नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पहुंच चुका होता है मैलेकिथ की मदद के लिए। और मैलेकिथ और कर्स और उसकी आर्मी के सामने थॉर ज्यादा देर टिक नहीं पाता और लॉफी अपनी आर्मी को लेकर फ्रीगा और वैल्करी पर अटैक करता है। अपनी माँ को वहाँ लड़ता देख लोकी खुद को नहीं रोक पाता और वो पार्टी चेंज कर लेता है और खुद लॉफी से लड़ने निकलता है ताकि वो लॉफी का ध्यान फ्रीगा से भटका सके। पर उस फाइट में लॉफी लोकी को खा जाता है। पर दूसरी तरफ फ्रीगा की मदद से थॉर मैलेकिथ की आर्मी को बाईपास करता हुआ ब्लैक बाइफ्रॉस्ट तक पहुंचता है जहां थॉर बिटर हैंड जो कि ब्लैक बाइफ्रॉस्ट का कंट्रोलर था उसे तो टेक डाउन कर देता है। पर जब तक थॉर ये कर पाता बिटर हैंड ब्लैक बाइफ्रॉस्ट ओपन कर चुका था और मैलेकिथ अपने लास्ट अटेम्प्ट के तौर पर फ्रीगा को जकड़ के वहां से ले जाता है। तो थॉर लंदन के बैटल में ब्लैक बाइफ्रॉस्ट पर कंट्रोल जीतने के बाद भी हार जाता है। पर वहीं मूवी के क्लाइमैक्स में हम ये देखते हैं कि थॉर अब ये तो जानता है कि ब्लैक बाइफ्रॉस्ट ना होने की वजह से मैलेकिथ अर्थ पर से कहीं भाग नहीं सकता, पर उसे जल्द से जल्द मैलेकिथ को ढूंढना होगा क्योंकि फ्रीगा उसके पास है। और तभी लॉफी का पेट चीरकर लोकी बाहर आता है और थॉर से कहता है कि उसे पता है कि मैलेकिथ क्या चाहता है और उसे कैसे हराया जा सकता है। अब आते हैं तीसरी मूवी पर, थॉर वॉर ऑफ द रियल्म्स। थॉर लोकी पर विश्वास करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो शुरुआत से ही वॉर ऑफ द रियल्म्स में मैलेकिथ के साथ था। पर लोकी थॉर को समझाता है कि वो कभी किसी की साइड नहीं लेता सिवाय खुद के। ऊपर से वो अपनी माँ फ्रीगा के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अपनी माँ के लिए वो अपने भाई का साथ देने आया है। और उसके बाद लोकी थॉर को बताएगा कि मैलेकिथ का अल्टीमेट प्लान है पूरे यग्drasil पर ही कंट्रोल पा लेना और अगर ऐसा हो गया तो पूरा रियल्म एटर्नल डार्कनेस में वापस लौट जाएगा जैसे क्रिएशन से पहले था। ना कोई साइकिल होगा, ना ही कोई रीबर्थ और ना ही कोई होप। पर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मल्टीवर्स अभी नए स्टेज पर है, इसीलिए अभी वर्ल्ड ट्री भी बहुत छोटा है और अभी वो सन के कोर में है और डार्क एनर्जी से ही पावर्ड अप होने की वजह से मैलेकिथ अभी यग्drasil तक नहीं जा सकता, इसीलिए वो बस इंतजार कर रहा है। थॉर इस पर लोकी से पूछेगा कि वो क्या सजेस्ट करना चाहता है, साफ साफ बताए। तो लोकी का कहना है कि मैलेकिथ फ्रीगा को लेकर कहां गया है और उसे कैसे हराया जा सकता है, इसका जवाब उसे तभी मिल पाएगा जब वो ऑल फादर के एंशिएंट विजडम को पालेगा। और थॉर अब समझ जाता है कि उसे क्या करना है। थॉर तुरंत ब्लैक बाइफ्रॉस्ट को रेडी करने को कहेगा क्योंकि मैलेकिथ तो अभी सन के कोर में नहीं जा सकता, पर थॉर जा सकता है। इधर मैलेकिथ फ्रीगा को टॉर्चर करना शुरू करता है इस उम्मीद में कि थॉर अपनी माँ को ढूंढता हुआ जरूर वहां आएगा और तब वो उसे मार डालेगा क्योंकि मैलेकिथ हमेशा से ये जानता है कि उसकी सारी रियल्म्स पर राज करने के सपने को वो तभी पूरा कर पाएगा जब वो थॉर को मार डालेगा क्योंकि थॉर हमेशा से ही प्रोटेक्टर ऑफ 9 रियल्म्स और यूनिवर्स के लिए पैदा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सन के कोर में थॉर खुद को उरू के चेन से बांधकर यग्drasil पर लटका देता है। एक के बाद एक सैक्रिफाइस उससे मांगे जाते हैं। उसकी दोनों आंखें, उसकी स्किन धीरे धीरे जल रही होती है। वो दर्द से चिल्लाता रहता है और आखिर में उससे उसके म्योनिर का आखिरी टुकड़ा भी मांग लिया जाता है और अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देने के बाद थॉर को एक आवाज सुनाई
देती है। इधर अर्थ पर कहीं दूर मैलेकिथ थॉर से लड़ने की सारी तैयारी कर चुका होता है और जब थॉर वापस अर्थ पर आ जाता है तो वो सबको ऑर्डर देता है कि वो सब दोबारा से सारे फ्रंट्स पर वॉर शुरू कर दें, क्योंकि अब वो सीधे मैलेकिथ से लड़ने जा रहा है। और फिर मैलेकिथ और थॉर की फाइनल फाइट शुरू होगी, जहां थॉर इजीली मैलेकिथ से लड़ रहा होगा, पर मैलेकिथ थॉर को बताएगा कि वो कितना भी कोशिश कर ले, थॉर अपने करंट फॉर्म में उसे नहीं मार सकता। पर थॉर उसे बताएगा कि उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कभी अपने फुल फोर्स पर लड़ा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो उसने गॉड्स टेम्पेस्ट को समन तक भी नहीं किया है। और तब थॉर बस एक कमांड देता है और सन से कुछ उड़ता हुआ तेजी से अर्थ पर आकर गिरता है, और वो होता है गोल्डन म्योनिर अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में। मैलेकिथ थॉर से कहता है कि वो वर्दी नहीं है इसके लिए, जिस पर थॉर कहेगा कि उसे कभी वर्दी होने की जरूरत भी नहीं थी। डूम ने उससे जो भी बात कही उसे अनवर्दी बनाने के लिए वो उस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना थॉर की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और फिर थॉर म्योनिर को उठाकर मैलेकिथ को दिखाता है कि एक असली ऑल फादर होना कितना ताकतवर होता है, एक स्काई फादर के लेवल पर होना किस पावर स्केलिंग को कहेंगे, और ये भी कि मैलेकिथ की डार्कनेस की ताकत थॉर की तूफानी गरज और उसके गॉड्स टेम्पेस्ट के आगे तिनके के समान है। और उस गॉडली फाइट में थॉर फाइनली वॉर ऑफ द रियल्म्स को सिर्फ और सिर्फ अपने माइट पर पूरी तरह सिंगल हैंडेडली खत्म कर देता है। तो ऐसे लाया जा सकता है वॉर ऑफ द रियल्म्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ट्रिलॉजी की तरह, जहां हमारे फेवरेट थॉर को वो जस्टिस मिलेगा जो वो डिजर्व करता है। वैसे भी अगर हम थॉर फैंस को क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के साथ वॉर ऑफ द रियल्म्स जैसी स्टोरी देखने को नहीं मिली तो भाई ये नाइंसाफी है। पर आप मुझे बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आपके हिसाब से क्या हम आज तक थॉर का बरसर्कर मोड मिस कर रहे थे? क्या सीक्रेट वॉर्स के बाद थॉर की स्टोरी हमारे सामने ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकती है? आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।